हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2020 के जनवरी मंथ्स के पूरे करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया जो झारखंड राज्य में है और सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलेई जो मिजोरम राज्य का है। तो देखिए, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो भारत देश का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो है झरिया, झारखंड राज्य का झरिया शहर, और सबसे कम प्रदूषित शहर जो है वो मिजोरम का लुंगलेई शहर है। उसके बाद आगे देखें कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो कहाँ के राज्य ने 3 राजधानियों को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला है विधायी राजधानी। तो विधायी राजधानी किसको बनाया है? अमरावती को। उसके बाद है कार्यकारी राजधानी। तो कार्यकारी राजधानी बनाया है विशाखापट्टनम को। और एक है न्यायिक राजधानी बनाया है कुरनूल को। तो ये आप तीनों जिला का नाम याद रखें। उसके बाद है हाल में बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, ने किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डाटा स्टोरेज की सुरक्षित प्रणाली है। तो सबसे पहले कि जो केंद्रीय मंत्री है हमारे देश का, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वो कौन है? वो है रविशंकर प्रसाद। इन्होंने ही बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र का उद्घाटन किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डाटा स्टोरेज की सुरक्षित प्रणाली होता है। उसके बाद है कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों तथा अध्यापकों के साथ संवाद किया। तो कहाँ पे हुआ? तो तालकटोरा स्टेडियम में, जो नई दिल्ली में है। उसके बाद है कि जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सुरंग से हर मौसम में पर्यटन स्थल की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में। कितनी लंबी सड़क है? तो 6.5 किलोमीटर लंबी है। नाम क्या रखा गया? तो नाम है इसका जेड मोर सुरंग। अगला है उद्योग व वाणिज्य विभाग ने लद्दाख में 16 जनवरी को खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो लद्दाख में हुआ। कब हुआ? 16 जनवरी को हुआ। फिर असम में अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन का समझौता किया। तो असम में अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ कितना मिलियन डॉलर का समझौता किया? तो $88 मिलियन का। उसके बाद है कि सक्षम अभियान। कौन सा अभियान है? सक्षम अभियान। यह केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो ईंधन, तेल व गैस के संरक्षण के लिए सक्षम अभियान शुरू किया गया। तो क्या नाम है अभियान का नाम? अभियान का नाम याद रखें, वह है सक्षम अभियान। उसके बाद है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। तो कौन सा पोर्ट? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम अब बदल के क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। उसके बाद है तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो कौन सा राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष मनाने का फैसला किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर, जो ये नंबर दिया गया है, जारी किया गया है। तो दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। जो किस लिए है? सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है।
उसके बाद है कि हाल ही में किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तो किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा हुआ। इसी के दौरान क्या हुआ? किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा हुआ। इसकी स्थापना दिल्ली में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? दिल्ली में की जाएगी। यह किसानों को अनुसंधान में सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद हाल में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को एक मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाने को कहा है। तो किसने कहा है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि सभी बीमा कंपनियों को एक मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाने को कहा है। इसका नाम क्या गया? इसका नाम रखा गया आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। क्या? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी रखा गया इसका नाम। इसमें 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का बीमा जो 18 से लेकर के 65 वर्ष तक के लोग हैं उसका लाभ ले सकता है। तो कितना से कितना तक है? 1 लाख से 5 लाख तक का बीमा होगा। और इसमें जो है एज जो लिमिट है वो एज लिमिट है 18 से लेकर के 65 वर्ष तक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए जर्मन फर्म के साथ समझौता किया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जर्मन फर्म के साथ समझौता किया। इसमें लगभग 1015 करोड़ ऋण लेगी आंध्र प्रदेश सरकार। उसके बाद है अम्मा ओडी योजना। कौन सा योजना है? अम्मा ओडी योजना, जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अम्मा ओडी योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान है कि 1 से 12 तक के स्कूली छात्रों जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उसको प्रति वर्ष 15,000 प्रदान किए जाएंगे, जिसमें स्कूल में 75% उपस्थित होने पर कि अगर कोई विद्यार्थी जो 1 से लेकर के 12 क्लास तक के बीच का हो और अगर वो स्कूल में 75% अटेंडेंस अपना रखता हो तो उसे प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। लेकिन ये उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करता हो। तो योजना का नाम है अम्मा ओडी योजना। उसके बाद है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019। क्या है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। और खराब प्रदर्शन करने वाले जो राज्य है वो मणिपुर है और वो झारखंड है। उसके बाद अगला देखिए कि युवा मामले व खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। तो युवा मामले व खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाने का आयोजन किया गया। तो बताइए अभी हमारा जो युवा जो खेल मंत्रालय है, मुख्यमंत्री हैं भारत का खेल मंत्री, वो कौन है? वह किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। ये किया गया स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है उसी के अवसर पर। उसके बाद केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा किया। तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने कहाँ पे किया? तो पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्टील हब के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना। स्टील हब, सॉरी अब नहीं हब होगा। तो स्टील हब के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना है। उसके बाद है भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में केरल में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। तो टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड की कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ केरल राज्य में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी के द्वारा हुआ। इसमें 2500 बाल रोग चिकित्सकों को टीबी की चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितनों को? तो 2500 बाल रोग चिकित्सकों को। उसके बाद है इसरो के द्वारा तमिलनाडु के तुत्तुकुडी में एसएसएलवी के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर? तो तमिलनाडु के तुत्तुकुडी के एसएसएलवी की तुत्तुकुडी में एसएसएलवी के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
और इसके बाद SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसमें क्या होगा कि 500 kg तक के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। कितना kg तक? 500 kg तक। उसके बाद है कि भारत ने रूस के साथ 1,00,000 AK-203 असाल्ट राइफल्स के आयात के लिए समझौता किया है। तो भारत ने AK-203 AK-203 किसके साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ। भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। ये AK-203 क्या है? एक असल्ट राइफल्स है। उसके बाद इसरो के द्वारा कर्नाटक की चेल्लाकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? कर्नाटक के चेल्लाकेरे में। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। उसके बाद है भारत के GSAT-30 उपग्रह को जो इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने एक उपग्रह बनाया है, नाम उसका GSAT-30। ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो ये फ्रेंच जो गुयाना में है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। यह एक संचार उपग्रह है जो 15 वर्षों तक कार्य करेगा। कितना साल तक? 15 साल तक। उसके बाद है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30, ब्रह्मोस मिसाइल है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के पहले स्क्वाड्रॉन टाइगर शार्क्स 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो कब तक शामिल कर लिया जाएगा? 2022 तक। क्या नाम है ब्रह्मोस मिसाइल का? तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। उसके बाद है कि CEBR यूनाइटेड किंगडम बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ के विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अभी वर्तमान में भारत की जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी वर्तमान में भारत कितनवां नंबर में है अर्थव्यवस्था में? तो 5वीं नंबर में है। तो 2026 तक भारत जो है जर्मनी को पीछे छोड़ करके चौथा स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्थानीय कामगारों को बाजार उपलब्ध कराना है। उसके बाद है कि RBI द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति नामक रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? RBI के द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति नामक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में RBI ने बैंकों को ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च 2020 तक अपने आउटलेट्स बढ़ाने को कहा है। तो कब तक? 2020 तक। उसके बाद है कि SBI बैंक ने ATM निकासी पर OTP की सुविधा शुरू कर दी। तो कौन सा बैंक ने? SBI बैंक ने। फिर हाल ही में पलाऊ ने प्रवाल भित्ति के संरक्षण हेतु हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पलाऊ जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। उसके बाद है कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। WHO की स्थापना कब हुआ था? वो 1948 में हुआ था। इसके सदस्य देश की संख्या कितना? वो 193 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। फिर है कि हाल ही में ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह हमला अमेरिका के द्वारा ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारे जाने के जवाब में किया गया है। उसके बाद हाल ही में तेहरान में होर्मुज शांति पहल में भारत ने हिस्सा लिया। किसमें हिस्सा लिया भारत ने? तो तेहरान में होर्मुज शांति पहल हो रहा था, उसमें हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य था कि होर्मुज जल संधि में स्थिरता बनाए रखना। होर्मुज जल संधि पश्चिम एशिया में फारस तथा ओमान खाड़ी के मध्य स्थित है। होर्मुज से भारत 2/3 तेल तथा आधा LNG आयात करता है। कहां से? होर्मुज से। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SCO ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने 8 अजूबों में शामिल किया। इस वर्ष SCO
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रमुखों की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। इस वर्ष जो है एससीओ की प्रमुख बैठक कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंचा है। यह कहाँ है, तो गुजरात में है। फिर अबू धाबी, जो यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें टोटल 170 देशों ने भाग लिया। फिर विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन दावोस, जो स्विट्जरलैंड में है, किया जाएगा। तो विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वर्षगांठ की आयोजन कहाँ पे हुआ, तो दावोस, स्विट्जरलैंड का दावोस में, जो 20 से 24 जनवरी 2020 के दौरान किया गया था इसका आयोजन। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व था वो कौन था, पीयूष गोयल, जो रेल मंत्री हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। और हाँ, मैंने 2019 के कुल 4 महीने का भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ उसका। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखें, फिर जनवरी फरवरी से यहाँ से स्टार्ट से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।